Hello students, good morning. Welcome to our channel एडवांस हिस्ट्री। तो आज हम एडवांस हिस्ट्री से करेंगे गुप्तोत्तर काल। आई होप आपको मेरी पिछली वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होंगी और मेरा ये कंटेंट है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना गुप्तोत्तर काल, जो वैश्य जाति से संबंध था। गुप्त वंश के पश्चात का काल का वैश्य जाति से संबंध था। नंबर 1 पर है इसके शासक हैं कुछ, और इतिहास जो है वो उनको ही रखता है। कई बार आपके मन में सवाल आता होगा कि हम सभी शासकों का वर्णन क्यों नहीं करते। तो इतिहास उन्हीं को गवाह मानता है जिसने इतिहास के लिए कुछ खास किया हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो नंबर 1 पर आते हैं नरवर्धन 505 ईस्वी से 523 ईस्वी। नंबर 2 पर आते हैं राज्यवर्धन 523 ईस्वी से 555 ईस्वी। नंबर 3 पर आते हैं आदित्यवर्धन 555 से 580 ईस्वी। नंबर 4 पर आते हैं प्रभाकर वर्धन 600 से 605 ईस्वी। नंबर 5 पर आते हैं राज्यवर्धन द्वितीय यानी राज्यवर्धन सेकंड 605 ईस्वी से 606 ईस्वी। नंबर 6 पर आते हैं हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। तो गुप्तोत्तर काल का अपना एक अलग सा महत्व है इतिहास में, और इसके कुछ शासकों का वर्णन हम करेंगे जिन्होंने इतिहास में अपना योगदान दिया है। और वह पुष्यभूति वंश थानेश्वर में था, राजधानी थानेश्वर इनकी पहली, और कन्नौज में था मौखरी वंश, यानी छोटे छोटे से राज्य थे। गुप्त वंश के पश्चात अनेक छोटे छोटे से राज्य थे, जिसमें एक था थानेश्वर पुष्यभूति वंश और कन्नौज का मौखरी वंश। तो वर्धन वंश 6वीं शताब्दी में आया था। 6वीं शताब्दी के शुरू में थानेश्वर हरियाणा में स्थापना थी इसकी। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन शासक था 606 से 605 ईस्वी। गुप्तों के सामंत थे ये, जिन्होंने मौका पाकर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, आज़ाद कर लिया। तो इसका पॉइंट बनता है कि प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की, और इसे स्वतंत्रता का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले ये सभी उसके सामंत थे, यानी इनके नीचे गुप्तों के नीचे कार्य करने वाले व्यक्ति थे, चाहे वो ज़मीन का हो, राज्य का हो, या सैनिक का, राजनीतिक का, कोई भी ऐसा कार्य हो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बाण भट्ट ने हर्षचरित्र में प्रभाकर वर्धन के लिए कुछ अलंकरण का प्रयोग किया है, यानी कुछ उसको उपाधियां दी हैं, जैसे हुण हरि केसरी, क्योंकि इसने हुणों के आक्रमण को हराया था इन्होंने। और सिंधु राज जवर गुर्जर प्रजाकर सुगंधिराज बाण भट्ट द्वारा दिए गए ये अलंकरण थे। किसको? प्रभाकर वर्धन को दिए गए। अपने राज्य की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ किया, जिसके साथ अक्सर उसकी लड़ाइयाँ होती रहती थी, और उसके अपनी बेटी का विवाह ग्रहवर्मन के साथ कर दिया ताकि उसकी राज्य की शक्ति मजबूत हो। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा था। प्रभाकर वर्धन के अंतिम दिनों में हुणों का आक्रमण होता है, और युद्ध में जाने में असमर्थ, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गया था, असमर्थ, तो उसने अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को युद्ध में भेज दिया। परंतु पिता की हालत खराब होने के कारण वह युद्ध से वापस लौट आता है, और इसके बाद मालवा का शासक देवगुप्त और बंगाल का शासक शशांक कन्नौज पर हमला करते हैं, और ग्रहवर्मन की हत्या कर दी जाती है ग्रहवर्मन की। इसके आने के बाद जब ये लौट आता है
तो इस बात का फ़ायदा उठाकर मालवा और बंगाल के शासक देवगुप्त और शशांक दोनों मिलकर कन्नौज पर हमला कर लेते हैं, क्योंकि ग्रहवर्मा कन्नौज पर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि ये तो लौट आता है और इसके बाद कोई भी सेना को संभालने वाला अधिकारी नहीं रहता। तो ग्रहवर्मन की हत्या कर दी जाती है। ये दोनों कर देते हैं ग्रहवर्मन की हत्या, और राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री को बंदी बना लेते हैं ये दोनों। राज्यवर्धन बदला लेने के लिए निकला। इसी क्रम में राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित किया, यानी इसको ये हरा देता है, और शशांक से इसने मित्रता का हाथ बढ़ाया। इसको ये मित्र बना लेता है राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन को अपने शिविर में बुलाया। शशांक ने मित्रता का हाथ बढ़ाया उसने पहले तो शशांक ने, और फिर उसको अपने शिविर में बुलाया जहां उसने अपना डेरा डाल रखा था, और धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है शशांक के द्वारा। तो तभी उसका पता राज्यवर्धन की हत्या की सूचना पाकर हर्षवर्धन ने थानेश्वर राज्य की बागडोर संभाली, जो बहुत ही कम उम्र का था हर्षवर्धन। अन्य नाम है इसका शिलादित्य, यानी अन्य नाम इसका शिलादित्य है। 606 से 647 ईस्वी। उपाधि थी इसकी माहेश्वर सार्वभौम महाराजा अधिराज की उपाधि इसने धारण की है। कम उम्र में गद्दी पर बैठा, 16 वर्ष का था जब इसने गद्दी धारण की। हर्षवर्धन के गद्दी पर बैठते ही उसके सामने अपने साम्राज्य और अपनी बहन राज्यश्री को बचाने और अपने बहनोई का बदला लेने के लिए बहुत सारी समस्याएं उसके सामने थी। हर्षवर्धन कन्नौज की तरफ बढ़ा, परंतु सूचना मिली कि राजधानी राज्यश्री देवगुप्त की कैद से भागकर विंध्य की पहाड़ियों में चली गई, कि वहाँ से तो वो कैद से भाग गई हैं और राज्य विंध्य की पहाड़ियों में चली गई हैं। तो बौद्ध भिक्षु दिवाकर नाम का एक मित्र की सहायता से हर्ष ने राज्यश्री को खोजा और सती होने से उसको बचाया। राज्यश्री की सहमति से कन्नौज का शासक हर्ष को बनाया गया, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा जो राज्यश्री का पति था उसका कोई भी बहन या भाई नहीं था, वो अकेला था अपने राज्य में। तो राज्यश्री की सहमति दे देती है कि कन्नौज का शासक भी हर्ष बनाया जाए और हम दोनों ही यहाँ राज करें। अपनी राजधानी उसने कन्नौज स्थानांतरित कर दी ताकि वहाँ का शासन भी उसको वह अच्छी तरह से संभाल सके हर्ष। मगध के शासक पुरवर्मन ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। जो मगध का शासक था, शासक बना रहने दिया उसको, अधीनता स्वीकार करने के बाद उसको मुक्त कर दिया और वहीं का शासक उसको बना रहने दिया। ह्वेनसांग के अनुसार चीनी यात्री था ह्वेनसांग के 5 देशों पर आक्रमण किए हैं: पंजाब, कन्नौज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा। हर्ष ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। ध्रुवसेन द्वितीय के साथ हर्ष ने दक्षिण में भी अभियान किया, परंतु चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को पराजित नहीं कर सका, और हर्ष केवल उत्तरी भारत में, जिसके कारण हर्ष केवल उत्तरी भारत में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संरक्षण था। उत्तरी भारत में था और बौद्ध धर्म की शाखा का, महायान शाखा का संरक्षक था। तो हर्षवर्धन के शासन की जानकारी कौन देता है? बाणभट्ट की हर्ष चरित्र में मिलती है, जिसका बाणभट्ट इसका दरबारी कवि था, दरबारी विद्वान था। सेना 60,000 हाथी थे इसकी सेना में, 1 लाख घुड़सवार थे, और नालंदा, मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेखों से भी इसके शासन की जानकारी व जीवन की बहुत सी ऐसी कोई घटनाएं उन अभिलेखों के अंदर मिलती है हर्ष की। परम महेश्वर कहा है बांसखेड़ा अभिलेख में, हर्ष ने खुद को परम महेश्वर। नेक्स्ट पॉइंट है पराजित होने का उल्लेख कहाँ है?
कि वह पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ। पुलकेशिन द्वितीय के ही अभिलेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है कि वह हर्ष पराजित हुआ था पुलकेशिन द्वितीय से। हर्ष की सेना के प्रधान मंत्री थे अवंती, युद्ध व संधि वार्ता था, संधि करता था ये अवंती। सिंहनाद सेनापति था। कुंतल घुड़सवार सेना का प्रमुख था ये। और नंबर 4 पर स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान था। 641 ईस्वी में चीनी शासक के दरबार में दूत भेजा था हर्ष ने, राजदूत भेजा था। यानी चीनी और बाहरी विदेशियों के साथ भी इसके संबंध अच्छे थे। राज्य की आय का मुख्य साधन भाग था, जो टोटल उपज का 1/6 भाग होता था। प्रयाग में हर्ष ने प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात एक धार्मिक आयोजन मोक्ष परिषद की व्यवस्था की कि उसके शासनकाल में ये प्रोग्राम 6 बार हुआ है, ये उत्सव हर्ष के काल में। हर्षवर्धन, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। नागप्रिय रत्न, इसको ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि ये नाटक हैं और इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर्षचरित्र और कादंबरी के रचयिता बाणभट्ट के अतिरिक्त मयूर, दिवाकर, जयदेव जैसे विद्वान हर्ष के दरबार में शोभा बढ़ाते थे। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था, जो जैन था। शीलभद्र जो जैन था। बौद्ध धर्म प्रचारक हर्षवर्धन को कहा जाता है, और जिसने कुमारजीव, परमारथ, शुमाक, धर्मदेव ये प्रचारक इसने चीन गए, इसके प्रचारक चीन गए। कुंभ का मेला हर्ष ने प्रारंभ करवाया था। हर्षवर्धन 643 ईस्वी से कन्नौज में एक बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया था। कन्नौज में अध्यक्षता भास्कर वर्मन ने की थी इसकी। समकालीन शासक गौड़ नरेश थे, यानी इसके जो जैसे जब ये राज कर रहा था तो उसके साथ ही गौड़ नरेश शशांक था। शशांक सिक्कों पर शिव और नंदी की मूर्तियां मिलती हैं। शशांक के सिक्कों पर शैव था ये एक, और ये बहुत ही बौद्धद्रोही कहा जाता है इसको। पाटलिपुत्र में बुद्ध के चरण स्तंभ, बोध गया के बिहार व बोधि वृक्ष को नष्ट करवा के इसने गंगा में फेंकवा दिया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर यशोवर्मा का शासन हुआ। यशोवर्मा ने 731 ईस्वी में बुद्धसेन पुटासिन को चीन में राजदूत बनाकर भेजा था। वाकपति यशोवर्मा वाकपति नामक कवि को संरक्षण देता है। और वाकपति कौन था? गौड़वाहों की रचना में यशोवर्मन की विजयों का वर्णन है। यह प्राकृत भाषा में है। गौड़वाहों वाकपति की रचना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. आई होप please like, share and subscribe. Thanks.